आप अपने किसी सीन्स को इसमें देख के कोई आप रो पड़ी? आलिया के नादिया सीन, पाकीज़ा का सीन? जी जी बिल्कुल। देखिए रुला तो हमें ये एक्टर्स रहे हैं ना, नाउ दिस इज द हाँ, परफॉर्मेंस एग्जैक्टली। कि इतनी रियलिस्टिक आई थिंक सब लोगों ने शायद अपनी आज तक शायद उन्होंने जितना काम किया था उससे बढ़कर काम किया। देव गिवन देयर हार्ट एंड सोल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब मैं लिख रही होती हूँ तब मैं अनअवेयर सा एक प्रोसेस होता है ना जी, मैं तो खुद उसका पार्ट होती हूँ। तो लेकिन जब मैं उसकी रीडिंग करती हूँ, क्योंकि काशिफ के साथ हमारी ये प्रैक्टिस रहती है कि मुझसे वो कहते हैं कि आप रीड करेंगे, हमारी वर्कशॉप्स होती है, रिहर्सल्स होती है, तो मैं रीड करती हूँ हर एक्टर को। यानी हम बैठते हैं इकट्ठे और आई रीड, उसमें क्रू भी बैठता है हमारा, तो डीओपी भी बैठता है, सब बैठते हैं। तो मैं स्क्रीन प्ले भी पढ़ती हूँ, वो सब पढ़ती हूँ। तो उस वक्त यस आई थिंक बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां हम सब रोए बारी बारी, एक्टर्स जी पढ़ते हुए, कि तब मेरे बिल्कुल कान शायद तब सुनते हैं उस वक्त। सही। अच्छा मुझे बताएं, इतनी डिटेलिंग और इतनी अप्रिसिएशन और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी आपको पूरा मार्जिन दिया गया, उसके बाद भी आपने ये कहा कि आप टीवी के लिए नहीं लिखेंगी, क्यों ऐसा इसके बाद? नहीं मैंने ये देखिए जी, वो सिर्फ ये नहीं, ये बात नहीं है। खैर मुझे ये भी सोचने की बात है कि मुझे 10 साल से ज्यादा कर्सा हो गया है टेलीविजन के लिए। तो बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, बड़ी बेशक। मार खाई है। लेकिन ये कि एक अपने स्टैंड पे खड़े रह के भाई ये चीज की जरूरत है, ये एक ऑल्टरनेट एक नैरेटिव की जरूरत है, एक पैरेलल चीज चलानी है। अब ये है कि क्योंकि ये काशिफ ने एक ये मैं कहूंगी कि उसने पेशकदमी उनकी तरफ से है। ये बात हम बहुत दफा डिस्कस कर रहे थे, नादिया भी यहाँ बैठी है, एज एन एक्टर के रॉयल्टीज का बड़ा इशू रहा है। बहुत। जी जी। ये बहुत आवाज उठाई है हमने, हर हर क्रिएटिव हेड ने उठाई है, चाहे वो राइटर्स थे, एक्टर्स थे, जो भी थे। तो फाइनली फिर ये बात तय हुई कि भाई अब, और जब हम देखिए जब मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ या काशिफ कोई करते हैं या हम मिलके, क्योंकि ये पांचवा छठा हमारा इकट्ठा कोलैबोरेटिव काम है, तो उसमें एक तो बहुत बहुत एग्जॉशन हो जाती है, आपकी बड़ी मेहनत लगती है क्रॉस यानी कन्विंस करने में कि देखिए जो हम कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दें। यहाँ तो हमारी बैक पे कश फाउंडेशन था, लाइक अ रॉक। या अगर मैं कश फाउंडेशन को यहाँ से हटा दूं तो हमें मसाइल होते हैं। तो एक तो बात यह है कि आप अपनी चीज कहने में बहुत सारी हमारे लिए कदगन है, बहुत मुश्किल है। सारी रुकावटें हैं। बिल्कुल। एंड उसके अलावा ये कि रॉयल्टीज का बहुत बड़ा इशू। अगर मुझसे जब ये कहा जाए कि भाई या नादिया से कहा जाए कि आप अपनी मर्जी का काम करें, अपनी मर्जी का रोल प्ले करें, और फिर उसके बाद जिंदगी भर वो जहां 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 डिस्प्ले होगा, जहां जहां उसकी शो रील भी चलेगी, एक छोटी सी रील भी चलेगी, 15 सेकंड की भी चलेगी, यू विल बी गिवन योर शेयर, योर दैट्स रॉयल्टी। सो ट्रू। बीगुल, मैं सो एक ट्रू। इंटरव्यू में सुन रही थी किसी एक्टर का कि जिनका एक नॉर्मल सा पार्ट था स्लम डॉग मिलियनेयर में, तो वो बता रहे थे कि जी मुझे कल भी चेक 3,000 पाउंड का मिला है। एग्जैक्टली तब exactly। तो कितने साल इसलिए पहले फिल्म बनी? कितने साल है, बिल्कुल। और इसलिए ये राइट है आपका, बिल्कुल ये आपका राइट है। प्लस ये बहुत डिग्निफाइड तरीका है अपने टैलेंट को वैल्यू करने का। इससे तो इंडस्ट्री बनती है ना, फिर आप इंडस्ट्री से सिंसियर होते हैं, फिर आप जुड़ते हैं उस चीज से, तो इससे फिर आप तो मजबूत इसका होते सारे हैं। मतलब एक्टर्स जानना चाह रहे हैं बीगुल कि कहाँ जाना है, हमने अपना किससे प्लेटफॉर्म, राब्ता करें। अपना प्लेटफॉर्म ला रहे हैं अभी। ला रहे हैं ना, जी वही तो। अच्छा बीगुल, थोड़ा सा जरा कास्टिंग के बारे में बताइएगा। हम लोग इतने सरप्राइज हुए, सहर से तो एक्सपेक्टेड था कि उसको तो ऐसा रोल करना ही चाहिए। नमीर इसमें एक सरप्राइज पैकेज था, उसकी कास्टिंग वो किसके जहन में आई? क्योंकि वो तो एक बैड बॉय, एंग्री यंग मैन, वो मशहूर इतना अच्छा काम करता है, और एकदम उसको ये इतना सादा सा, इतना मुश्किल रोल, ये किसका आइडिया था? जी बिल्कुल प्योरली काशिफ का था। जब कास्टिंग की बात होती है तो काशिफ मुझसे डिस्कस जरूर करते हैं, मेरी सजेशन जरूर लेते हैं, लेकिन मैं जरा 2 कदम पीछे रहती हूँ, बिकॉज काम तो उनको लेना है। तो मुझे समझ में आता है कि उनका एरिया है, मैं उनको अपनी राय दे देती हूँ जब वो मांगते हैं। तो हम इकट्ठे ही मिले थे नमीर से। नमीर वही बात है नादिया कि जब तक कि आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया एक्टर के टैलेंट को, क्योंकि आपने दिया ही नहीं उसे काम करने को, तो आप कैसे कह सकते हैं So कि ये नहीं कर सकता कुछ। तो वो इतना कमिटेड एक्टर है, पूरी एक डायरी बनाई है उसने एक और पाकीज़ा के बीच में। वो आता था रीडिंग्स में, इतने सवाल लेकर आता था हमारे पास कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये हो रहा है। तो वो इतना कमिटेड था।
आई थिंक इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, और उसके लिए बहुत मुश्किल कैरेक्टर भी था, क्योंकि वो टिपिकल वो हीरो तो नहीं है जी, जिसमें बिल्कुल। शावर में खड़े होना या स्विमिंग पूल में तैरना है। आम सा लड़का बनना है, या डरा वो हुआ। जो अगर ये कोई और हीरो होता था, उसने हाथ पकड़ना था पाकीज़ा का और कहता चलो तुम मेरे साथ, क्या कर रही हो तुम। बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल। इतने वो प्यार एक से आम बात सा कर रहे victim। हैं। जी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हमें भी नहीं समझ आता कि मिलियंस में व्यूज होते हैं कुछ ड्रामा के, एक ही तरह के सीक्वेंस होते हैं, ये बूस्ट लगा के किया जाता है और क्या व्यूज खरीदे जाते हैं, ये भी आपने बात की है। और क्या प्रोडक्शन हाउसेस भी राइटर्स को ये कहते हैं कि कमर्शियल, यानी आपकी एक क्रिएटिविटी नहीं, आपकी तहरीर है ना, एक पूरी, एक आप समझे आपने उसको कंसीव किया है, लेकिन बहुत से राइटर्स ये शिकायत करते हैं कि हमारी ये ड्रामे के बाद वो बता रहे होते हैं कि हमारी ये तहरीर थी ही नहीं, इसको तब्दील कर दिया गया, प्रोडक्शन हाउस ने हमसे कहा कि नहीं जी नहीं, ये कमर्शियल नहीं है, हाँ, ये इसको ऐसे चेंज कुछ कर दें। राइटर्स ने शिकायत की कि हम जो लिखते हैं स्क्रिप्ट उसको बदल देते हैं प्रोडक्शन हाउस जब बनाते हैं। देखिए, अगर कोई बदल देता है तो फिर आप, अगर मेरे साथ ये हो तो फिर मैं तो काम ना करूँ आइंदा प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, या मैं आवाज भी उठाऊं और उस पर बात भी करूं या ऑब्जेक्शन भी दूं। बिल्कुल बदल देते होंगे, मैंने सुना है कि कंटेंट डिपार्टमेंट भी बदल देते हैं। थोड़ी सी शायद राइटर्स को भी के अंदर भी स्पाइन होने की जरूरत है, अपनी आइडियोलॉजी, अपने विजन के ऊपर फर्म स्टैंड लेने की जरूरत है। जब आपको बदल देना इतना आसान काम नहीं है, और हर राइटर का तो नहीं बदल सकते हैं। ये बहुत से ऐसे राइटर्स हैं कि जिनका अगर ये हाथ लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्शन होगा उनको। मेरा ये ख्याल है कि असल जो इसकी कोर वजह या रूट है इसकी, जहां से ये बात आ रही है, वो ये है कि आपने कभी अपने ना राइटर को वैल्यू किया है, ना आपने ये समझा है, जैसे नादिया ने शुरू में कहा था, कि वो किसी भी प्रोजेक्ट की बैकबोन है। अगर आपकी बुनियाद अच्छी नहीं है तो आपकी मंजिल, जो भी इमारत आप खड़ी करेंगे, कैसे स्ट्रांग होगी उसके ऊपर। तो उस पर इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना और वैल्यू करना और समझना कि वो राइटर क्या कह रहे हैं और उसको थोड़ा ट्रस्ट करना, इस जरूरत है, इसका फुकदान है। राइटर्स को बिल्कुल माफ कीजिएगा मगर मुंशी की हैसियत से लिया जाता है कि उसको डिक्टेशन कर देते रहे और वो लिखता रहे। उसमें चंद राइटर्स ने माजरत के साथ ये किया भी है, बिल्कुल। फॉर वेरियस रीजंस। मुझे एतराज नहीं है, उनकी अपनी मजबूरियां वजूहात होंगी। कुछ लोग पैसा चाहते हैं, कुछ लोग फेम चाहते हैं, कुछ रिकग्निशन चाहते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि औरतें निकल के जब घर से बाहर काम करती हैं, दे डू हैव टू मेक सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि इतनी कंड्यूसिव नहीं है एनवायरनमेंट। तो वो सब चीजों को पे वो हो जाते होंगे ब्लैकमेल के, अच्छा जी ठीक है, काम तो मिल रहा है ना, पैसे तो मिल रहे हैं, हमारा नाम तो जा रहा है। तो बिल्कुल, आपके करियर में आपके लिए चैलेंजेस क्या थे? हाँ, जब मतलब बिगिनिंग ही, माय वेरी 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 फर्स्ट सीरियल वाज अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऊपर बेस्ड एक मैंने सीरियल लिखा, तलखियां उसका नाम है, सनम थी उसमें। जी। तो जब मैंने लिख के भेजा भी था डायरेक्टर को भी, तो उन्होंने कहा था कि तुम क्या समझ रही हो, यूरोपियन सिनेमा है जिसके लिए तुमने लिखे है, ये किसको समझ में आएगा, ये कौन लोग हैं, तो पहली डिस्करेजमेंट तो वहीं से आती है कि ये तो आपका तो अंदाज ही बिल्कुल और है, आप तो बात ही यही करी है। और बहुत बड़ा चैलेंज अगेन यही था कि मैं, क्योंकि शायद अगेंस्ट द करंट चल रही थी, अगेंस्ट द टाइड, कि जरूरी नहीं है कि औरत को आप अपनी कर दें। आप ये तो देखें ना कि वो कहाँ से अपनी स्ट्रेंथ ले सकती है और कैसे हम बहैसियत माशरा इस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो वो शायद विमेन सेंट्रिक तो थी कहानियां सारी, लेकिन यही था कि मुझे ये भी कहा गया था कि तुम नहीं समझती कि बेचारी एक जो रोती धोती गरीब मजबूर मस्कीन लड़की होती है, उसको डिफेंस का एक लड़का ही आकर बचा सकता है अपनी बड़ी सी गाड़ी में, तुम समझती नहीं हो ये बात। इस बात को अभी भी यही हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि आप तो नहीं समझी, वो समझ गए, मेरा ख्याल है। समझा दिया आपने। नहीं, आपने एक खुल के बात की कास्टिंग काउच के बारे में भी, और देखें जो यंग टैलेंट है, बड़ा अपसेटिंग भी है बहुत से लोगों के लिए कि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपने फिर उसकी वजाहत भी की, डिटेल भी दी कि भाई ये दीवार है, या तो इस पे चढ़ जाओ, या फिर दीवार के पार एक सीढ़ी है, उस पे फिर अगर तुम्हारी मर्जी है। तो ये तो इससे भी टैलेंट कैसे आगे आएगा, मुझे बताएं आप। और नजर आ रहा है वो स्क्रीन पर हमें कि टैलेंट आगे नहीं आ रहा। जी, ये बात जो मैंने की थी तो वो इस तनाज़ुर में की थी कि वो बात एक मी टू ग्लोबल मूवमेंट के बारे में हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो मी टू का कोई नहीं है, ऐसा तो यहाँ पे क्या जरूरत है इस तहरीक की, यहाँ तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो मगर मैंने कहा कि जी मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, जिस हद तक मैं हूँ, मैं बहुत डीपली शायद नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानती समझती हूँ, कहीं पर भी, नॉट ओनली इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खैर ये मी टू तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, बट अदर देन ऑल्सो जहाँ जहाँ खवातीन काम करती हैं, देखिए
उस वहां पर अगर इस तरह की चीजें हों, उनको इस चीज के ऊपर ब्लैकमेल किया जाए, तो उसमें दो मुझे लगता है मसाइल होते हैं। एक तो ये कि जो कॉम्पिटेंट खवातीन होती हैं, जो अपने जोरे बाजू पर अपने टैलेंट पर वहां पहुंचती हैं, उनका हक मारा जाता है, क्योंकि जो आपको जिनसे आप फेवर लेके उनको एक पोजीशन दे रहे हैं, फिर वो वहां पर इस्टेब्लिश हो जाते हैं। अब जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो इनकॉम्पिटेंट लोग थे, आपने उनसे किसी ना किसी के फेवर्स लेके और अपने फेवर्स दे के उनको वहां बनाया। अब आप देखिए ना, फिर अगर उसके ऊपर जितनी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जो भी वो वर्क एनवायरनमेंट है, वो तो टॉक्सिक होगा बिल्कुल। और वो उसमें मसले होंगे। तो ये बात तो है ना, ये तो बड़ी जनरल ह्यूमन सी बात है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑपरेशन औरत के ऊपर आता है। तो जैसे मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो घर से निकलती औरत काम करने के लिए, पहले तो वो घर के मर्दों को समझा के निकलती है, उसके लिए तो एक वो बहुत बड़ी छलांग है। फिर वहां से वो निकल के बाहर अपने मोहल्ले में आती, इनको पता होता है कि अच्छा ये घर काम करने जा रही, क्या काम करने जा रही, किस वक्त आई थी, किस वक्त बिल्कुल। अंडर द रेडार हर वक्त रहती है। फिर जब वो काम करने के लिए पहुंचती है, तो उसको ये, अगर वो ये कंप्लेंट कर दे कि मेरा बॉस या मेरा कॉलीग मेरे साथ बहुत कोई गैर मुनासिब रवैया रख रहा है, तो वो कहेंगे कहा था ना तुम्हें घर से ना निकलो। ये फौरन ये रिप्लाई आता है। ये नहीं कि जहां प्रॉब्लम है उससे फिक्स करें, वो कहते हैं वापस आ जाए चार दीवारी के अंदर। सही बात है।